Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain CBSE board class 12th Flamingo chapter number 7. CBSE बोर्ड के कक्षा 12 के फ्लेमिंगो नामक बुक के चैप्टर 7 को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द इंटरव्यू. जो चैप्टर का नेम है वो द इंटरव्यू है. द इंटरव्यू को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार. और स्टूडेंट्स, जो चैप्टर का जो राइटर है वो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने चैप्टर को लिखा है. चैप्टर का नाम द इंटरव्यू है. स्टूडेंट्स, चलते हैं हिंदी और अंग्रेजी में लाइन टू लाइन संपूर्ण व सरल व्याख्या के लिए. चैप्टर 7 CBSE बोर्ड क्लास 12th फ्लेमिंगो का चैप्टर 7 द इंटरव्यू, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स अबाउट द ऑथर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 में पैदा हुए थे. वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस में कैम्ब्रिज में वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे. ही वाज ए रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years. 10 years उन्होंने रिपोर्टर के रूप में कार्य किया. प्राइवेट आई एक नाम था उसमें. एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर. और उन्होंने वैनिटी फेयर फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर भी लिखा है. फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़. जो ये चैप्टर है आपका, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो उनके बड़ी बुक से लिया गया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे. उसका ये एक पार्ट है जिसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा था. इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स. फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू के बारे में बताया गया है. इंटरव्यू होता क्या है, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है, और क्या इंटरव्यू की मेरिट्स हैं और क्या इंटरव्यू की डीमेरिट्स हैं. यानी क्या उसके गुण हैं और क्या दोष हैं. इंटरव्यू के कुछ गुण होते हैं तो उनको भी एक्सप्लेन किया गया पार्ट फर्स्ट में. कुछ दोष होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया पार्ट फर्स्ट में. और पार्ट फर्स्ट में कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनके भी व्यूज़ दिए गए, उनकी ओपिनियन दी गई है कि वो इंटरव्यूज़ को किस तरह से लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस तरह से मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं. उसकी मेरिट्स के क्या बताई हैं जो स्कॉलर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरह से उनके मेरिट्स बताती हैं, किस तरह से डीमेरिट्स बताती हैं. तो ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया फर्स्ट पार्ट में. और जो फिर सेकंड पार्ट है चैप्टर का, वो चैप्टर के सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू दिया गया है. यानी उसको डिटेल में समझने के लिए एक इंटरव्यू दिया गया है और उसे ताकि ये समझा जाए कि इंटरव्यू होता क्या है. ठीक उसी तरीके से जैसे आपका राइटिंग का पोर्शन यदि मान लीजिए कोई हम पढ़ाते हैं तो पहले हम पढ़ाते हैं, फिर उसका फॉर्मेट बताते हैं, फिर एक एग्जांपल देते हैं कि इस तरह से लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम आपको जॉब लेटर या एप्लीकेशन फॉर जॉब हम सिखा रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में बताएंगे, फिर उसका हम फॉर्मेट बताएंगे आपको, और फॉर्मेट बताने के बाद फिर हम उसका एक एग्जांपल दे करके बताएंगे कि मान लीजिए हम सपोज़ एक जॉब फॉर टीचर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इस तरह से एप्लीकेशन लिखी जाएगी. तो ठीक इसी तरह से इंटरव्यू का इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है. वो सेकंड पार्ट है इसका. तो फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स. पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश. तो देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट. सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. सिंस इट्स इन्वेंशन मीन्स होता है इसके आविष्कार. आविष्कार किसका? इंटरव्यू का. यानी इंटरव्यू की स्टार्टिंग के बाद ए लिटिल ओवर 130 years ago, यानी 130 साल पहले इंटरव्यू के आविष्कार के बाद द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. इंटरव्यू जर्नलिज्म के लिए एक कॉमन प्लेस बन गया. यानी जो जर्नलिस्ट हैं वो इंटरव्यू को एक कॉमन प्लेस का मतलब होता है जहाँ था, यानी एवरीवेयर, हियर एंड देयर होने वाली, तो वो
कॉमन प्लेस बन गया। 130 साल पहले इसकी इन्वेंशन हुआ था। टुडे ऑलमोस्ट एवरी डे एवरीबॉडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड। आज ये कहता है कि आज हर वह व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है विल हैव रेड एन इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू को पढ़ा होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसने इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ, जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। जो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ का मतलब हो जाए प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्ति, हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू लिया जाता है ओवर द ईयर्स, वर्षों से। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और उनमें से कुछ तो इतने फेमस होते हैं, कुछ तो इतने फेमस होते हैं सेलिब्रिटीज़ कि उनका रिपीटेडली इंटरव्यू यानी बार बार कई बार दोहराया जाता है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। इसलिए क्या है, सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। हार्डली मीन्स मुश्किल से। दैट द ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज़, कि इंटरव्यूज़ के बारे में जो ओपिनियन है, ऑफ इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन के बारे में जो ओपिनियंस है, मेथड्स और मेरिट्स, इसके यानी किस तरह से लिया जाता है, मेथड क्या है और मेरिट्स क्या है उसकी, वेरी कंसिडरेबली। वेरी कंसिडरेबली मीन्स एवरीवेयर, यानी हर चीज़ हर तरह से। कंसिडरेबली का मतलब होता है अत्यधिक प्रसिद्ध, यानी अत्यधिक लोगों को वेल नोन है। तो इसकी मेरिट्स क्या हैं वो भी वेल नोन है, इसके मेथड क्या हैं वो भी वेल नोन है, और इंटरव्यू के फंक्शंस क्या हैं वो भी वेल नोन है। सब माइट मेक क्वाइट extravagant claim for its as being in its highest form a source of truth and its practice an art। देखिए क्या कहता है, some might make, कुछ क्या कह सकते हैं, क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स। इसके बारे में एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है अत्यधिक रूप से, क्लेम मीन्स दावा कर सकते हैं, फॉर इट एज बीइंग कि यह होता है क्या, इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि ये सत्य का एक स्रोत होता है, एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, और जिसका जो प्रैक्टिस होती है, इसका जो आर्ट होता है, तो ये अपने आप में कुछ लोग ये मानते हैं और ये एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, यानी हाईएस्ट फॉर्म में लिया जाने वाला जो इंटरव्यू है वो सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। यानी जब इंटरव्यू लिया जाता है किसी का तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इस तरह के क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालता है कि उसका जो सच है वो उसको बाहर निकलवा लेता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आप यदि मीडिया पे देखेंगे, कई समाचार चैनल पर इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, तो उसमें जो इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो सवाल में से सवाल निकालते रहते हैं और गहराई से उसका जो है सच निकाल के रख देते हैं। तो इसलिए कुछ कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू होता है ये सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है। और स्टूडेंट्स, आपने ये आई थिंक ये तो सभी ने, आप लोगों ने देखा होगा, एक फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं और वो चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू लेते हैं। जो उस फिल्म का विलेन होता है अमरीश पुरी, उसका इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में वो सारी सच्चाई बाहर निकाल करके रख देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ कही गई है कि सब माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस में। जबकि अदर्स क्या कहते हैं, अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। लेकिन दूसरे जो कुछ होते हैं, दूसरी जो यूजुअली सेलिब्रिटीज होती है, वो क्या देखते हैं, हु सीज देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, वो इसके शिकार हो जाते हैं, विक्टिम हो जाते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, और वो क्या समझते हैं, डेस्पाइज करते हैं, डेस्पाइज मीन्स डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं इंटरव्यू से, एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, और वो क्या समझते हैं, अनवारंटेड का मतलब अनावश्यक, और इंट्रूजन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखल अंदाजी, पंगा। तो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि इंटरव्यू जो होता है उनकी प्राइवेसी में एक अनावश्यक पंगा है, इन देयर लाइव्स, उनके प्राइवेट लाइव्स में अनावश्यक पंगा है, दखल अंदाजी है, और क्या महसूस करते हैं, दैट इट समहाउ डिमिनिश देम, कि इंटरव्यू से उनको किसी न किसी तरह से डिमिनिश किया जाता है,
डिमोरलाइज कर देता है इंटरव्यू उनको, यानी उनके कद को छोटा कर देता है, उनको उनकी जो प्रतिष्ठा है उसे कहीं ना कहीं कम कर देता है। जस्ट एज इन सम प्राइमेटिव कल्चर, और जबकि कुछ प्राइमेटिव कल्चर, प्राइमेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो प्राचीन काल की जो संस्कृति है, इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, कि यदि फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट भी किसी की ली जाती है और समबडी, देन वन इज स्टीलिंग दैट ए पर्सन सोल। तो प्राइमेटिव जो कल्चर थी वो ये माना जाता था कि यदि किसी की पोर्ट्रेट भी ले ली जाती थी, पिक्चर भी ले ली जाती थी, तो ये माना जाता था कि जिससे उसकी पर्सनल सोल को स्टील कर लिया हो या चुरा लिया गया हो। वी एस नेपोली फील्स, देखिए मैं स्टूडेंट्स कह रहा था ना, तो वी एस नेपोली एक राइटर है हुए हैं, तो फेमस राइटर थे, तो उनको क्या, उनके अपने क्या ओपिनियन थे। वी एस नेपोली फील्स, क्या फील करते हैं, दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज़, के इंटरव्यूज़ से कुछ लोग बाउंडेड हुए हैं। बाउंडेड का मतलब जख्मी हुए हैं, जख्मी का मतलब कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इंटरव्यू से उन्होंने अपने आप का एक पार्ट को लूज किया है। लेविस कोरोल एक दूसरे जो राइटर हैं, लेविस कोरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं लेविस कोरल। तो लुइस कोरल क्या कहते हैं, वाज सेड, वो का टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर टू द इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू से क्या करते हैं, हॉरर होते हैं। हॉरर का मतलब आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं इंटरव्यू से। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने, कंसेंट मीन्स होता है सहमति देना, और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू लिए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ दो वी एस नेपोली का आया। वी एस नेपोली क्या कहते हैं कि इंटरव्यू से कुछ लोग हर्ट हुए, बाउंडेड हुए, जख्मी हुए, घायल हुए, और उन्होंने अपने आप का कुछ पार्ट जो है वो लॉस कर दिया है। जो लुइस कैरोल है, जो लुइस कैरोल है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इंटरव्यू से हमेशा आतंकित हुए हैं, भयभीत हुए हैं, और इसलिए उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कभी कंसेंटेड नहीं किया है, मीन्स अपनी सहमति नहीं दी है, कभी भी उन्होंने सहमति नहीं दी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग आयनाइज, देखिए क्या है, इट वॉज हिज हॉरर बीइंग लायनाइज which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. क्या कहता है आगे वो, इट वॉज हिज हॉरर, कि ये उसका डर था, ये भय था, ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। लायनाइज्ड मीन्स होता है खुशामंद करना, महत्व देना, चापलूसी करना, कि चापलूसी करना उसका, कि उसकी कोई चापलूसी करे, वो उस चीज़ से हॉरर था। विच मेड हिम दस रिपेल, इसलिए उसने उसको रिपेल कर दिया, वुड बी एक्वेटेंस, कि वो अपने परिचित, अपने जो एक्वेटेंस मीन्स होता है जान पहचान वाले परिचित, अपने परिचितों से, इंटरव्यूअर्स से, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर, जो परसिस्टेंट मीन्स लगातार उसके चारों तरफ मंडराने वाले, उनसे वो क्या करता था, रिपेल करता था, दूरी बना कर रखता था। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज, और बाद में स्टोरीज को रिलेट कर देते थे ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सक्सेस की जो उसकी जो सफलता थी उसकी, उसको उस स्टोरी को, सक्सेस की स्टोरी को उससे रिलेट करता था। क्या थी वो, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, के इन सब चीज़ों से, इन सब इस तरह के लोगों से, ऐसे लोगों से, साइलेंसिंग मीन्स चुप रहना, यानी दूरी बनाना, यानी इंटरव्यू ना देना, एंड मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और वो कहता था कि इससे वो संतुष्ट है, और अम्यूज़मेंट, इसका अम्यूज़मेंट मीन्स होता है एंटरटेनमेंट, एक तरह से उसने इसका मनोरंजन भी किया। अब आता है, ये था लुइस कैरोल का। अब आता है रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहते हैं, रुडयार्ड किपलिंग ये भी एक फेमस राइटर हुए। रुडयार्ड किपलिंग वो एक्सप्रेस करते हैं एंड इवन मोर कंडेमनेटरी, वो और भी कंडेमनेटरी इसको जो है वो करते हैं। कंडेमनेटरी मीन्स होता है निंदा करते हुए, यानी आलोचना करते हुए। एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर, वो इंटरव्यूअर के प्रति और भी निंदा करने वाले, निंदात्मक एटीट्यूड रखते हैं। क्या कहते हैं, हिज वाइफ कैरोलाइन, जो उसकी पत्नी कैरोलाइन थी, राइट्स, क्या लिखती है इन हर डायरी, उसकी डायरी में लिखती है, 14 अक्टूबर 1892 14 अक्टूबर के दिन वो उसकी डायरी में लिखती है दैट
देयर डे वाज रैक्ड बाई 2 रिपोर्टर्स। देयर डे की उनका दिन वाज रैक्ड, रैक्ड मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। तो रैक्ड मीन्स होता है तबाह कर दिया, किसके द्वारा? बाय द 2 रिपोर्टर्स। वो 14 अक्टूबर 1892 के दिन को उसकी पत्नी लिखती है कि 2 रिपोर्टर्स के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। और वो रिपोर्टर्स कौन थे? फ्रॉम बोस्टन से आए थे। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को रिपोर्ट करती है एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स को कहते हुए, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि हम इंटरव्यू करने के लिए क्यों रिफ्यूज़ करें? बिकॉज इट इज़ इमोरल। क्यों करते हैं? वो कहते हैं बिकॉज इट इज़ इमोरल। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, क्योंकि ये नैतिक नहीं होता, मोरल नहीं होता, इसमें मोरलिटी नहीं होती इंटरव्यू में, अनैतिकता होती है। इसलिए उसने कहा कि हम इंटरव्यू को इसलिए मना करते थे, रिफ्यूज़ करते थे। इट इज़ ए क्राइम। और नेक्स्ट क्या बताया? देखिए, पहले उसको इमोरल बताया, फिर बताया इट इज़ क्राइम। ये क्राइम है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, कि ये मेरे पर्सनैलिटी के खिलाफ एक अगेंस्ट एक क्राइम है, ऑफेंस है। एज एन असोल्ट, वो कहता है कि मेरे पर व्यक्तिगत रूप से जैसे हमला कर दिया, असोल्ट मीन्स हमला करना, आक्रमण कर दिया गया हो। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और ऐसा लगता है जैसे एक तरह का पनिशमेंट दिया गया हो। तो इसलिए रुडयार्ड किपलिंग जो है इसका और भी निंदात्मक रूप से जो है अपना एटीट्यूड रखते हैं इंटरव्यू की तरफ, और वो समझते हैं कि ये पर्सनल असोल्ट है और एक तरह का क्राइम है, एक तरह का ऑफेंस है, ये इमोरल है, और इसलिए वो कभी भी इंटरव्यू के लिए एग्री नहीं करते थे। उनकी पत्नी ने, कैरोलिन ने लिखा भी है कि 14 अक्टूबर 1892 को 2 रिपोर्टर्स उनके दिन को रैक्ड कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। इट इज़ कॉवार्डली एंड वाइल। क्या कहता है कि ये कॉवार्डली, वाइल मीन्स होता है घिनौना, नीच, अधम, पाप का कार्य है। तो वो लिखती है कि इट इज़ कॉवार्डली एंड वाइल, कि ये कायरतापूर्ण और नीचता भरा हुआ कार्य है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, और कोई भी जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है, यदि जो सम्मानित व्यक्ति है, वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होगा। मच लेस गिव्स इट, और वो इसको कम प्रायोरिटी देते हैं। येट, फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन। लेकिन देखिए राइटर क्या कहता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ ऐसी उनकी विचारधारा थी इंटरव्यू के, फिर भी उन्होंने अपने आप, परपेट्रेटेड होता है एक तरह से दोष करना या गलती कर लेना या क्राइम कर देना। देखिए वो कहाँ बता रहे थे कि इंटरव्यू एक तरह का क्राइम है, और उन्होंने यही क्राइम कर दिया, सच एन असोल्ट, इसी तरह का आक्रमण कर दिया ऑन मार्क ट्वेन पर, ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले इसी तरह का क्राइम उन्होंने मार्क ट्वेन के लिए किया था। यानी मार्क ट्वेन का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, हम ये कह सकते हैं। इंटरव्यू लेने का क्राइम उन्होंने खुद किया था, लेकिन वो खुद, उनका एटीट्यूड ये था कि वो उसको एक क्राइम मानते थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है H.G. वेल्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यू। H.G. वेल्स एक इंटरव्यू में 1894 में रेफर्ड, वो क्या जिक्र किया उन्होंने? टू द इंटरव्यू। जब उनका इंटरव्यू किया रहा था तो उन्होंने जिक्र किया, रेफर टू द इंटरव्यू ऑर्डियल बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू। उनका फ्रिक्वेंट इंटरव्यू लिया। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। और 40 साल बाद वही क्या कर रहे थे? जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू ले रहे थे। सॉल बेलो, अब एक और राइटर आगे, सॉल बेलो, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जिसने कंसेंट कर दिया था कि उसका इंटरव्यू लिया जा सकता है, यानी अपने इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने सहमति दे दी थी। ऑन सेवरल ओकेशन, कई बार उन्होंने सहमति दी और इंटरव्यू देने के लिए। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग द थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सॉल बेलो थे उन्होंने कई बार कंसेंट किया इंटरव्यू देने के लिए, और कई बार उन्होंने सेवरल ओकेजन पर वो तैयार हुए इंटरव्यू देने के लिए। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड, एक बार उन्होंने ये डिस्क्राइब किया इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है? बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। विंड पाइप मीन्स होता है स्टूडेंट्स सांस नली, विंड पाइप मीन्स सांस नली। तो कहता है इंटरव्यू लिया जाना ठीक उस प्रकार का है जैसे कि उसके सांस नली में किसी ने अपना थंब प्रिंट्स माने अंगूठा रख करके दबा दिया हो। यानी एक तरह से वो कहना चाह रहा है कि इंटरव्यू देना इस तरह का है जैसे कि कोई उसका गला घोट रहा हो, जैसे कि उसके
सांस नली पर अंगूठा रख करके कोई दबा रहा हो, सांस रोकने का प्रयास कर रहा हो, तो इंटरव्यू को वो इस तरह से मानता है, यद्यपि उसने कई बार इंटरव्यू के लिए अपनी सहमति दी है। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यूज़, अब देखिए कई सारे ड्रॉबैक्स इंटरव्यूज़ के अब तक आपने पढ़ लिए। इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी इन सब के बावजूद भी क्या है, इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, ये सबसे अच्छा सर्विसेबल मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप करने का, यानी बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, कम्युनिकेशन करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, और आजकल जो है एक ही टाइम पर आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू, बहुत सारे जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, कंटेम्प्रेरीज मीन्स जो अब हमारे समय में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, कई तरह के इम्प्रेशन उनके इंटरव्यूज़ के द्वारा बाहर निकल करके आए हैं। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन, जो डेनिस ब्रेन है ये एक और राइटर हैं, वो क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, कि एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सारी चीज़ ऑफ मोमेंट रीचेज किसके पास पहुंच जाती है, थ्रू वन मैन, एक ही आदमी के पास, आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, जो दूसरे से प्रश्न पूछ रहा होता है। बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा क्यों, द इंटरव्यूअर्स होल्ड्स ए पोजीशन, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास एक ऐसी पोजीशन होती है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, उसके पास एक अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होती है यूनिक, पावर मीन्स होती है शक्ति, एंड इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव होता है, यानी उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है, उसके पास एक ऐसी पावर होती है, उसके अनोखी पावर होती है और उसका अनोखा प्रभाव होता है कि सारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उसको उसके क्वेश्चंस के जवाब देने, आंसर देने होते हैं। तो उसका सिर्फ जो इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है उसके पास केवल एक ही पावर होती है, और वो पावर होती है कि केवल आंसर देना है, जबकि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास बहुत, उसके बाद अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है, मीन्स उसके पास यूनिक पावर होती है कि वो जिस तरह का भी चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू होता है वो मोस्टली लाइव होता है, लाइव होता है। तो अब यदि आपके सामने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देने से मना नहीं कर सकते, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। आप ये भी नहीं कह सकते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछने का अनप्रेसिडेंटेड पावर किसके पास है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो एक तरह से वहाँ विक्टिम है, और वो कई बार हेल्पलेस होने के बाद भी उसके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, और वो होता है कि उसके क्वेश्चन का आंसर देना। और कई बार स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो सीधे सीधे आंसर ना दे करके, सीधा आंसर ना दे करके उसको गोल गोल घुमा देता है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, उसका आंसर तो देना ही देना पड़ेगा। अब वो उसको सीधा सीधा देता है, कई बार गोल गोल घुमा देता है, यानी स्पष्ट आंसर नहीं देता, और थोड़ा बहुत इधर उधर को घुमा करके उसको मतलब एक तरह से टरकाने की कोशिश करता है। तो इसलिए उसके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इसको लाइक नहीं करते। आपने देखा होगा केवल एक या दो पर्सन ही इसमें, एक या दो सेलिब्रिटीज़ या एक दो राइटर ही ऐसे आए हैं जो इंटरव्यू के लिए एग्री करते हैं, उसके फेवर में है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट द इंटरव्यू। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है एक इंटरव्यू का, और जो इसका दिया हुआ है, ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। अम्बर्टो इको नाम का एक प्रोफेसर है, और अम्बर्टो इको नाम के जो प्रोफेसर हैं वो एक नॉवलिस्ट भी हैं, लेकिन वो इसमें एक दिया हुआ है कि टॉपिक का नाम ही है आई एम ए प्रोफेसर, कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो संडे को नॉवल लिखता है, यानी नॉवलिस्ट हूँ मैं। अब अम्बर्टो इको कह रहा है आई एम ए प्रोफेसर, वो कह रहा है कि मैं प्रोफेसर पहले हूँ, और कैसा प्रोफेसर हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे, जो संडे के दिन, छुट्टी के दिन नॉवेल्स लिखता है। तो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू है, और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हैं मुकुंद पद्मनाभन। वो जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर है इंडिया का, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के वो इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन है, और जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो अम्बर्टो इको, वो प्रोफेसर हैं जो केवल संडे के दिन नॉवल लिखते हैं। तो देखते हैं इंटरव्यू, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि इंटरव्यू होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट
फ्रॉम एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट है ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको वो प्रोफेसर है जिनका उनका नाम है, जिनका इंटरव्यू ले जा रहा। द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, इस मुकुंद पद्मनाभन, वो मुकुंद पद्मनाभन है। फ्रॉम द हिंदू, हिंदूज़ के, यानी द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यू ले रहे हैं और अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जा रहा है। अम्बर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली, इटली के बोलोगना में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए फेमिनेबल रेपुटेशन एज ए स्कॉलर, और स्कॉलर के रूप में उनकी पहले से ही, और फॉर्मिडेबल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, स्कॉलर के रूप में एक रेपुटेशन है उनकी कि वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमेट्रीज, क्योंकि उनका जो आइडियाज़ थे सेमेट्रीज पर, सेमेट्रीज के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और सेमेटिक्स जो होता है उसको कहते हैं संकेत विज्ञान, लक्षण विज्ञान। जैसे आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो मूक बधिर होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको हम चूँकि वो सुन तो पाते नहीं, तो उनको संकेत करके, इशारे करके उनको बताया जाता है। आपने न्यूज़ भी सुने होंगे, जो बहरे व्यक्ति होते हैं जो सुन नहीं पाते, तो उनके लिए न्यूज़ रीडर जो होती है, वो न्यूज़ रीडर उनको हाँ ठीक है, वो एक तरफ दूसरी तरफ से जो है उसकी आवाज़ भी आती रहती है, लेकिन जो जिनको सुनाई नहीं देता वो सुन नहीं पाते, तो वो उसके इशारे से ही, तो उसको हम सेमेटिक्स कहते हैं। अब ये जो सेमेटिक्स है वो इसी के स्कॉलर थे, सेमेटिक्स की, और इसी पर उन्होंने जो है बहुत सारी जो है अपनी राइटिंग की थी। द स्टडी ऑफ साइंस जिसको हम कहते हैं, और लिटरली इंटरप्रिटेशन किया था, एंड मेडिवल एस्थेटिक बिफोर द टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और फिक्शन लिखने से पहले ही उन्होंने सेमेटिक्स पे लिखा था। और एस्थेटिक्स एक तरह से एस्थेटिक्स कहते हैं सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक मीन्स होता है सौंदर्य शास्त्र। तो जो सौंदर्य शास्त्र था कब का, मेडिवल का मतलब होता है मध्य युग का। तो मध्य युग के सौंदर्य शास्त्र पर लिखने से पहले वो क्या थे, वो सेमेटिक्स पे लिखने वाले एक स्कॉलर थे। उसके बाद लिटरेरी फिक्शन भी उन्होंने लिखा है। अब लिटरेरी फिक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, लिटरेरी फिक्शन जो होता है, लिटरेरी फिक्शन और एकेडमिक टेक्स्ट, यहाँ दोनों में डिफरेंस करना होगा। लिटरेरी फिक्शन होता है जो नॉवल लिख देना, जिसका एकेडमिक से कोई मतलब लेना नहीं होता। और जो एकेडमिक टेक्स्ट होता है, एकेडमिक टेक्स्ट स्टूडेंट्स होता है जो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। तो उन्होंने कई सारी तो बुक लिखी जो एकेडमिक है। एकेडमिक मीन्स जैसे जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। और जो दूसरा फिक्शन होता है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता, वो नॉवेल्स हो सकते हैं, वो एसेज हो सकते हैं, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने दोनों तरह की राइटिंग की है। तो उन्होंने एसेज भी लिखे, चिल्ड्रंस बुक भी लिखी है, और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी उन्होंने लिखे हैं। तो उनके वो पहले से हैज़ रिटन आउटपुट इज ए स्टैगरिंगली मीन्स होता है अत्यधिक, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, लार्ज अमाउंट में, लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, और वाइड रेंजिंग में उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की उन्होंने राइटिंग की है। इसलिए वो क्या थे, फॉर्मिडेबल रेपुटेशन थी उनकी एक स्कॉलर के रूप में। क्या कहता है स्टूडेंट्स, ही इन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टारडम। 1980 में उनको इंटेलेक्चुअल स्टारडम प्राप्त हो गई थी, यानी बहुत अधिक प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई थी विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज नाम का जो उनका नॉवल था, उससे उनको स्टारडम प्राप्त हो गई थी 1980 में। वी सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, और उस नॉवल की 10 मिलियन कॉपीज़ से भी अधिक कॉपीज़ सेल हुई थी। अब चूँकि इतनी ज़्यादा कॉपीज़ उनकी एक ही नॉवल द नेम ऑफ द रोज़ की सेल हुई थी, इसलिए उनको एक स्टारडम का जो रुतबा था वो प्राप्त हो गया था, यानी वो इंटेलेक्चुअल स्टारडम उस राइटिंग के बाद बन गए थे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ इंटरव्यू में किस तरह से बात होती है। इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन, और जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो अम्बर्टो इको। अब देखिए पहला क्वेश्चन मुकुंद की तरफ से आता है। मुकुंद पूछते हैं, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और एकेडमिक जो एक नाम है डेविड लॉज, जो डेविड लॉज है, वंस रिमार्क, उन्होंने एक बार कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं समझ पाता, हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज, कि एक आदमी इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाता है जितनी वो कर पाता है। वह किसके लिए, ही किसके लिए, इको के लिए। तो मुकुंद का पहला क्वेश्चन ये था
कि जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, जो एकेडमिक डेविड लॉन्स है, उन्होंने एक बार ये रिमार्क किया था, ये टिप्पणी की थी कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि मैं नहीं समझ पाता हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स, कि एक ही आदमी सारी चीज़ें कर लेता है जैसे कि ईको कर लेता है। अब देखें यहाँ ऑल थिंग्स से मतलब क्या था स्टूडेंट्स? ऑल थिंग्स से मतलब कि वो एकेडमिक भी लिख लेता है, वो फिक्शन भी लिख लेता है, वो नॉवल भी लिख लेता है, वो बच्चों के लिए ऐसे भी लिख लेता है, वो बच्चों की बुक भी लिख लेता है, वो सेमेटिक्स पे भी लिख लेता है। तो एक ही आदमी ये सब कैसे कर पाता है, मैं नहीं समझ पाता। ये डेविड लॉज ने, जो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट था, उसने कहा था। तो अम्बर्टो इको उसका आंसर देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन वो कहता है लेकिन आखिर में क्या है, आई एम कन्विंस्ड। वो क्या कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है, आई एम डूइंग द सेम थिंग, कि मैं सेम थिंग करता हूँ, वही चीज़ें करता हूँ जो करता हूँ। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो, आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, हो सकता है कि मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या है, आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं सेम चीज़ें करता हूँ। अब मुकुंद पूछता है, उसी देखिए मैंने बताया था स्टूडेंट्स की इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर में से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, अम्बर्टो इको ने आंसर दिया, तो उसी से क्वेश्चन बनता है, विच इज, यानी आप किस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो अम्बर्टो इको कहता नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। यानी जो आप, उसने पूछा है कि आप क्या करते हैं, किस तरह की सेम थिंग्स करते हैं, तो उसने कहा कि वो मेरे लिए एक्सप्लेन करना वो डिफ़िकल्ट है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उसने कहा कि मेरा कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, एंड आई परस्यू, और मैं उसको परस्यू करता हूँ। देन थोरोली माई एकेडमिक वर्क, किसके द्वारा, एकेडमिक वर्क के द्वारा, एंड माई नॉवल्स, और नॉवल्स के द्वारा भी उनको मैं परस्यू करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए जो मेरी बुक्स हैं, आर अबाउट नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस के बारे में, एंड पीस, और शांति के बारे में। यू सी, तुम देखते हो, तुम जानते हो, द सेम बंच ऑफ एथिकल, वो सब किसके हैं, बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। वो एथिकल मीन्स होता है स्टूडेंट्स नीति शास्त्र, और फिलोसफिकल मीन्स होता है दर्शन। तो वो जो यहाँ तक की जो कहता है कि यहाँ तक कि जो मेरे बच्चों की लिखी गई किताब हैं, जो पीस पर और नॉन वायलेंस पर आधारित है, वो भी एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट के बंच हैं। यानी मेरा जो इंटरेस्ट है वो एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट पर ही है, और मेरी जो जितनी भी राइटिंग है वो सभी उसके बंच ऑफ एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, उसने कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट भी है। फिर पूछता है, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस, कि यदि आप एम्प्टी स्पेस को एलिमिनेट करें तो क्या होगा, क्या आप जानते हो, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, यदि आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो आप, पता है आपको क्या होगा। वो कहता है, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, कि यदि आप एक सभी एटम के एम्प्टी स्पेस को एलिमिनेट कर दें, उसको एलिमिनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हटाना, निकाल देना, या यूज कर लेना भी कहते हैं, प्रकाशमान करने कह सकते हैं। तो यदि आप उसका यूज़ करें तो क्या था, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो यूनिवर्स जो है इतना बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, विल बिकम एज बिग, वो इतना बिग हो जाएगा, एज माई फिस्ट, जितना कि मेरी फिस्ट है, इतना फिस्ट हो जाएगा, वो ऐसा कहते हैं। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, वो कहता है कि हमारे पास बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस का मतलब यहाँ खाली स्थान, और खाली स्थान का मतलब फुर्सत का समय इन आवर लाइफ। वो कहता है हमारे जीवन में बहुत सारा फुर्सत का समय होता है। आई कॉल दैम इंटरस्टिक्स, वो कहता है कि मैं इनको इंटरस्टिक्स कहता हूँ। इंटरस्टिक्स मीन्स दरार कह सकते हैं, अंतराल कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं। इंटरस्टिक्स मीन्स दरार होता है, अंतराल होता है, लेकिन यहाँ फुर्सत का समय इसने कहा है, वो फुर्सत के समय को इंटरस्टिक्स कहता है। जो इंटरस्टिसिस है, इंटरस्टिसिस का मतलब उसके पास, सभी के पास होता है। देखिए इसको एक्सप्लेन करेगा, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, अब देखिए आप कहिए कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। अब वो कहता है दिस इज एन इंटरस्टिस, कि यही इंटरस्टिस है, एन एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, क्या कहता है कि मैं इस एम्प्टी स्पेस में ही काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम, जब मैं तुम्हारे एलिवेटर के आने की प्रतीक्षा कर रहा होता हूँ, जब मुझे पता है कि तुम लोग आओगे और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर, आप जब तक फर्स्ट से थर्ड फ्लोर आएंगे तो कहता है कि मेरे पास यही मेरे पास एम्प्टी स्पेस है, यही मेरे पास फुर्सत का समय, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। जब तक तुम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आओगे, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो इतने ही समय में मैं पहले ही एक आर्टिकल लिख चुका हूँगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ राइटर ने कही है।
जो इंटरव्यू लिया जा रहा है प्रोफेसर अम्बर्टोई को, उसने क्या कहा है कि मेरे पास जो ये जरा सा फुर्सत का समय मैं इसका यूज़ करता हूँ, कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास आओगे और जब तक तुम मेरे पास आओगे मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। तो वो जो आपका आना और मेरा वेट करने का जो टाइम है, वो जो फुर्सत का समय मैं उसका यूज़ करता हूँ, और जब तक तुम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आओगे, वो कहता है, तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। अब मुकुंद पूछता है ऐसा कह करके, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और लाफ्स, ऐसा कह करके वो हंसता है। मुकुंद कहता है, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कि हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता वास्तव में। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, तुम्हारी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, योर स्कॉलरली वर्क, जो तुम्हारा स्कॉलरली वर्क है, हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, कि उसमें पर्सनल क्वालिटी आपकी होती है जो आपका नॉन फिक्शनल वर्क है। स्टूडेंट्स, यहाँ नॉन फिक्शनल राइटिंग और फिक्शनल राइटिंग आप समझ गए होंगे। जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है वो है एकेडमिक राइटिंग। उसमें कहता है योर स्कॉलरली वर्क हैज़ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी उसमें होती है। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। अब कहता है कि अब आपका रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से उसमें भी रेगुलर एकेडमिक स्टाइल का टच है। यानी आपकी जो दोनों तरह की राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग और फिक्शनल राइटिंग। तो जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है आपकी, वो क्या है, वो आपकी एकेडमिक है। और फिक्शनल राइटिंग क्या है, जो एकेडमिक नहीं है। तो यहाँ मुकुंद ने क्वेश्चन किया कि हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो आपकी एकेडमिक राइटिंग है, यानी योर स्कॉलरली वर्क हैज़ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। एकेडमिक स्टाइल से आपका डिपार्च करना, विच इज़ इनवेरिएबल, डिपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। वो क्या है, ऑफन ड्राई, ड्राई का मतलब शुष्क, एंड बोरिंग माने बोर करने वाला होता है। तो आपका जो राइटिंग है वो उसमें एक पर्सनल टच है, और यहाँ से फिर आप दूसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं, एक ड्राई और बोरिंग राइटिंग पे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी आपका कहता है कि उसमें भी आपका जो पर्सनल क्वालिटी है वो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी दिखती है। और कहता है हैव यू कॉन्शियस अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, कि क्या आपने कॉन्शियसली मीन्स होता है जानबूझ करके, अडोप्ट मीन्स अपनाया, एन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स होती है अनौपचारिक अप्रोच, और इज इट समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। कहता है कि आपने इस स्टाइल को जानबूझ करके अपनाया है, कि आपके जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है उसका टच आपकी फिक्शनल राइटिंग में, यानी जो आपकी एकेडमिक राइटिंग है उसका एकेडमिक राइटिंग का टच आपकी जो नॉन एकेडमिक है उसमें भी आता है। तो उसने पूछा कि क्या आपने जानबूझ करके अप्रोच अपनाई है, या दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, यह स्वाभाविक रूप से आप आई है। तो अम्बर्टोई को उसका जवाब देता है, कहता है व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली। वो कहता है कि जब मैंने अपनी डॉक्टरल मीन्स होता है डॉक्टर की उपाधि से, यानी पीएचडी से संबंधित, और डिसर्शन मीन्स होता है, डिसर्टेशन मीन्स होता है शोध निबंध। स्टूडेंट, जब पीएचडी की जाती है तो एक थीसिस लिखनी होती है जिसको डॉक्टरल डिसर्टेशन कहते हैं। तो कहता है कि जब मैंने अपनी डॉक्टरल डिसर्टेशन प्रेजेंट की थी इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो जिनके पास मैंने जमा की थी उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टेन ऑफ सब्जेक्ट्स, के जो स्कॉलर्स होते हैं वो सब्जेक्ट से बहुत सारा कुछ सीखते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और उसके बाद क्या करते हैं, उस चीज़ों को सीख करके क्या करते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस, यानी एक धारणा बनाते हैं। देन दे करेक्ट देम, फिर क्या करते हैं, फिर उस फॉल्स हाइपोथेसिस को वो करेक्ट करते हैं। एंड एट द एंड, और अंत में क्या करते हैं, दे पुट द कंक्लूजन, और अंत में वो कंक्लूजन लिख देते हैं। यानी क्या करते हैं, जो स्कॉलर हैं वो पहले बहुत सारा सीखते हैं फैक्ट से, सब्जेक्ट से सीखने के बाद वो एक फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस फॉल्स हाइपोथेसिस से वो उनको करेक्ट करते हैं, एंड में अपना कंक्लूजन लिखते हैं। लेकिन उसे क्या कहता है, यू ओन द कंटेम्प्रेरी, लेकिन तुम्हारा उसके विपरीत है। कंटेम्प्रेरी मीन्स उनसे बिल्कुल अलग हट करके है। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने अपनी रिसर्च की स्टोरी बताई है। एवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और जो तुम्हारे ट्रायल्स और एरर्स हैं, यानी जो तुम्हारी रिसर्च के ट्रायल्स और एरर्स हैं, आपने उनको भी अपनी स्टोरी में इंक्लूड कर दिया है। एट द सेम टाइम, और जबकि ठीक उसी समय, ही रिकॉग्नाइज्ड, वो कहता है कि उसने उसी समय उसको रिकॉग्नाइज भी किया। रिकॉग्नाइज मीन्स उसको
एक तरह से एक्सेप्ट किया, उसको अप्रूव किया, और आई वॉज राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सही था। एंड वेंट टू द पब्लिश माई डिसर्टेशन, और मेरे डिसर्टेशन को यानी मेरे शोध को पब्लिश करने के लिए उसने भेज दिया एज ए बुक, एक बुक के रूप में, विच मीन्ट ही एप्रिसिएटेड इट। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसने उसको एकदम बुक के रूप में पब्लिश होने के लिए भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहीं ना कहीं इसको अप्रिशिएट भी किया, इसकी प्रशंसा भी की, इसको एक्नॉलेज भी किया और इसको अप्रूव भी किया। एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22, मेरी एज 22 थी, आई अंडरस्टूड, मैं तभी समझ गया था, स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे, कि जो स्कॉलरली बुक हैं वो उस तरीके से लिखी जानी चाहिए, आई हैड डन, जिस तरह से मैंने उनको लिखा था, जो तरीका मैंने अपनाया था उस तरीका को अपना करके उन बुक्स को लिखा जाना चाहिए। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, रिसर्च की स्टोरी टेल करके, बता करके। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव एस्पेक्ट, और कहता है कि यही कारण है कि जो मेरे ऐसे हैं वो हमेशा उनमें नरेटिव एस्पेक्ट है, यानी एक जैसे कि नरेटिव का मतलब होता है कहानी सुनाने, जैसे कहानी बताई जा रही हो उस तरह का उनके अंदर एक एस्पेक्ट होता है। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली, और शायद यही कारण है, प्रोबेबली मीन्स संभवतः यही कारण है, आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स, और यही कारण है कि बाद में मैंने नरेटिव नॉवेल्स लिखना शुरू किया। एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, शायद 50 वर्ष की आयु में या उससे कम या कुछ ज़्यादा की आयु में मैंने बाद में नरेटिव ऐसे लिखना शुरू किया। ये शायद यही कारण है, क्योंकि जो मैं ऐसे लिखता था वो भी नरेटिव ही होते थे मेरे, और जब मैंने 22 की एज में अपनी जो थीसिस लिखी थी PhD वाली, वो भी मेरी नरेटिव थी। तो इसलिए शायद यही कारण है कि मैंने जो ऐसे लिखे वो भी नरेटिव थे, और बाद में 50 या उससे कम या ज़्यादा की एज में मैंने जब नॉवल लिखना शुरू किए तो वो भी नरेटिव एस्पेक्ट वाले थे। फिर बोलता आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है कि मेरा जो एक प्रिय मित्र था रोलैंड बार्दर्स उसका एक प्रिय मित्र था, उसके बारे में बताता है। वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, दैट ही वॉज एन एसेइस्ट, कि वो एक एसेइस्ट है, नॉट ए नॉवलिस्ट नहीं है। उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम रोलैंड बार्दर्स था, वो एसेइस्ट था, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि मैं एसेइस्ट क्यों हूँ, मैं नॉवलिस्ट क्यों नहीं हूँ, क्योंकि उसको उसकी नॉवल लिखने की जो स्टाइल थी वो बहुत अच्छी लगती। ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था वन डे और अनोदर किसी दिन, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब वो कहता है प्रोफेसर कि मैंने कभी भी इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन है कभी फील नहीं की, महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाई एक्सीडेंट, वो ये कहता है कि मैंने नॉवेल्स भी बाई एक्सीडेंट, यानी बाई द वे, यूं ही, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट डिटर्मिनेशन, बिना किसी इच्छा के, अनविलिंगली, ऐसे ही बस यूं ही लिखना शुरू कर दिए थे। यही कारण है कि मैं यानी अपनी इच्छा से नॉवलिस्ट नहीं हूँ, मैंने नॉवल जो था बाई एक्सीडेंट लिखना शुरू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, एक दिन कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। इट मीन्स यहाँ अम्बर्टो इको उस दिन फ्री था, खाली था जिसको हम कहते हैं, कोई काम उसके पास नहीं था। एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने नॉवल लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, वो कहता है क्योंकि वो पहले से ही देखिए थीसिस से वो बता रहा है कि नरेशन मेरा एक टेस्ट था, तो कहता है कि नॉवल ने मेरे नरेशन के टेस्ट को सेटिस्फाई किया, क्योंकि नॉवल एक बड़ी राइटिंग होती है और उसमें अपनी बात को सुना करके नरेट करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता था। ऐसे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, एकेडमिक राइटिंग से भी नरेशन के उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, लेकिन नॉवल लिख करके वो जो उसका नरेशन का जो टेस्ट था वो सेटिस्फाई कर सकता था। मुकुंद अगला क्वेश्चन करता है, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, कि एक प्रसिद्ध एकेडमिक से यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, कि नेम ऑफ रोज, द नेम ऑफ द रोज लिख करके आप बहुत फेमस हो गए, जबकि उससे पहले क्या थे, आप एकेडमिक राइटर थे। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, उससे कहता है कि तुमने 5 ही नॉवल लिखे हैं, जबकि जो स्कॉलरली वर्क्स हैं यानी जो आपने नॉन फिक्शन जो आपने लिखा है एटलीस्ट मोर देन 20, वो लगभग 20 किताबें आपने लिखी हैं, लेकिन जो फिक्शन है वो लगभग आपके जो है 5 नॉवेल्स हैं। उसके बाद भी कहता है कि द नेम ऑफ द रोज के बाद आप बहुत फेमस हुए उसके पब्लिकेशन के बाद। अब अम्बर्टो इको कहता है ओवर 40, देखिए उसने तो मुकुंद ने कहा था लगभग आपने 20 बुक लिखी, 20 बुक्स लिखी, लेकिन अम्बर्टो इको ने कहा ओवर 40 की मैंने 40 से ज़्यादा बुक लिखी है।
लेकिन नॉवल 5 लिखें और 5 नॉवल में भी द नेम ऑफ द रोज़ नामक नॉवल लिख करके उसको सबसे ज़्यादा फेम मिली है, पॉपुलरिटी मिली है। तो मुकुंद कहता और 40 अमंग दैम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क, उनके बीच में एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क है जिसको हम सेमियोटिक्स कहते हैं। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो, लेकिन अम्बर्टो से जब पूछा जाता है, किसी से भी यदि पूछो कि अम्बर्टो कौन है, दे विल से, वो क्या कहेंगे, ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट। नोबल 5 ही हैं, एकेडमिक आपकी 40 हैं, लेकिन जब भी यदि किसी से पूछा जाए कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वो तुरंत कहेगा कि ही इज़ ए नॉवलिस्ट। डज दैट बॉदर यू? वो कहते हैं ये चीज़ तुम्हें परेशान करती है कि तुमने 40 एकेडमिक बुक लिखी हैं और 40 एकेडमिक बुक आपको वो पहचान नहीं दिलवा पाई जो आपको 5 नॉवल से दिलवा पाए, उनमें भी विशेष रूप से द नेम ऑफ द रोज़। इसलिए किसी से भी यदि कॉमन पीपल से किसी से पूछा जाए, आम आदमी से यदि पूछा जाता है, तो जैसे ही तुम्हारा नाम लिया जाएगा वो तुरंत बताएगा ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट। तो इससे आपको कोई परेशानी होती है? अम्बर्टो को कहता है यस होती है। क्या कहती? उसने कहा यस होती है, क्योंकि वो क्या कहता है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ अपने आप को, कंसिडर मीन्स मानता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को मानता हूँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ। वो भी कैसा, हु राइट्स नॉवल ऑन संडे, जो केवल संडे के दिन नॉवल लिखता है। इसलिए चूँकि मैं तो अपने आप को यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ, जबकि लोग मुझे जानते हैं किस चीज़ से, लोग मुझे जानते हैं नॉवलिस्ट के रूप में, जबकि मैं नॉवल केवल संडे को लिखता हूँ। इसलिए मुझे ये चीज़ बॉदर करती है, मुझे परेशान करती है। इट इज़ नॉट ए जोक। उसने कहा ये जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, फिर भी आगे भी बताता है, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, वो कहता है कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस में पार्टिसिपेट करता हूँ। एंड नोट मीटिंग, और मैं मीटिंग नहीं करता ऑन पेन क्लब्स, जो पेन क्लब्स यानी राइटर्स की जो मीटिंग होती है, पेन क्लब्स की जो मीटिंग होती है, मैं उनको अटेंड नहीं करता, बल्कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और कहता है कि मैं अपने आप की अपनी जो पहचान है वो एकेडमिक कम्युनिटी के रूप में अपनी पहचान रखता हूँ, मैं नॉवलिस्ट के रूप में या पेन क्लब राइटर्स के साथ कभी भी मीटिंग्स नहीं करता। बट ओके, लेकिन ठीक है, इफ दे मोस्ट पीपल, यदि वे लोग, बहुत अधिकांश लोग, हैव रेड ओनली द नॉवल्स, यदि उन्होंने नॉवल नहीं पढ़ा है, लाफ्स एंड श्रग्स, वो हंसता है और कंधे उचकाता है, श्रग्स मीन्स स्टूडेंट्स कंधे उचकाना, तो हंसता है और कंधे उचका करके कहता है कि यदि लोगों को ऐसा लगता है उन्होंने मेरे नॉवल पढ़े हैं, आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवल्स, और वो मुझे केवल नॉवल लिखने के कारण ही जानते हैं, आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि लार्ज ऑडियंस तक जो मैं पहुँचा हूँ वो किससे पहुँचा हूँ, नोवेल लिखने से ही लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑफ सेमेटिक्स। वो कहता है कि सेमेटिक्स जैसी चीज़ें लिख करके मैं कभी भी किस तक नहीं पहुंच सकता था, 1 मिलियन रीडर्स तक नहीं पहुंच सकता था। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सेमेटिक्स को पढ़ने वाले कितने होंगे, सेमेटिक्स को पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। संकेत विज्ञान को कितने लोग पढ़ेंगे? अब मैंने कभी नहीं पढ़ा संकेत विज्ञान, क्योंकि मुझे कभी आवश्यकता नहीं। आप लोग भी चूँकि आपको भी संकेत विज्ञान की पढ़ने की आवश्यकता कब पड़ सकती है? तब पड़ सकती है यदि आप अपने आप को सेमेटिक्स में यदि आप अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसे कितने स्कूल्स हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कितने टीचर्स की वहाँ आवश्यकता होगी, इसलिए वो कोई खास करियर वाली बात नहीं है। इसलिए वहाँ जो रीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अब वो कहता है कि यदि मैं नॉवल ना लिखता और सेमेटिक्स जैसे स्टफ़ लिखता तो कभी भी मुझे 1 मिलियन रीडर्स नहीं मिल सकते थे। मुझे ये इतने ज़्यादा जो रीडर्स मिले हैं वो किसको लिख रहे हैं, नॉवल के लिखने से मिले हैं। चूँकि उसके नॉवल की आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ उसकी सेल हुई थी। अब 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ यदि सेल हुई तो कितने सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इतने सारे रीडर्स एकेडमिक लिख करके और सेमेटिक्स जैसे स्टफ पर लिख करके उसको कभी नहीं मिल सकते थे। मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यही चीज़ मुझे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर लाती है। द नेम ऑफ रोज इज़ ए वेरी सीरियस नॉवल। द नेम ऑफ रोज एक बहुत सीरियस तरह का नॉवल है। इट इज़ ए डिटेक्टिव यार्न। इसमें पहले तो एक डिटेक्टिव यार्न मीन्स होता है कहानी, पहले तो इसमें डिटेक्टिव कहानी है at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history। इसमें आपकी जो कहानी है पहले तो डिटेक्टिव वाली है और उसके बाद कहता है इट आल्सो डेल्स। डेल्स मीन्स होता है
इंक्लूड होना और खोज करना, छानबीन करना। ये छानबीन करती है किसकी? मेटाफिजिक्स की भी छानबीन करती है। मेटाफिजिक्स मीन्स तत्व विज्ञान होता है। ये थियोलॉजी की भी छानबीन करती है। थियोलॉजी मीन्स होता है धर्मशास्त्र या वेदों का अध्ययन करना, या अध्यात्म ज्ञान की भी इसमें छानबीन होती है। एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्य युग के इतिहास की भी ये छानबीन करती है। तो जो आपका नॉवल है जिसका नाम है द रोज़ और नेम ऑफ द रोज़, ये एक बहुत सीरियस नॉवल है। इसमें स्टार्टिंग में तो एक डिटेक्टिव कहानी होती है, उसके बाद ये मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री की छानबीन करता है। येट फिर भी क्या कहता है? इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी इसने एक ह्यूज मास ऑडियंस को इंजॉयड किया है। वर यू पजल एट ऑल बाई दिस, कहता है क्या आप इससे पजल हुए हैं, यानी आपको ये एकदम शॉकिंग नहीं लगा, सरप्राइजिंग नहीं लगा कि स्टोरी उसकी बड़ी सीरियस है, नॉवल सीरियस है, और उसका जो कंटेंट है वो पहले डिटेक्टिव कहानी है उसमें, उसके बाद उसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री की छानबीन की जाती है। उसके बाद भी उसको इतने ह्यूज मास ऑडियंस को उसने एंजॉय किया, तो वो पूछता है कि आप इससे पजल नहीं हुए? अम्बर्टो इको कहता है नो, नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल, मैं नहीं पजल हुआ इससे, बल्कि कौन पजल हुए? जर्नलिस्ट इससे पजल हुए। एंड समटाइम्स, और कहता है कभी कभी पब्लिशर्स इससे पजल हुए, मैं पजल नहीं हुआ, जर्नलिस्ट पजल हुए या पब्लिशर पजल हुए। एंड दिस इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए हुआ, जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स, जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर थे वो क्या बिलीव करते थे? बिलीव दैट द पीपल के लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट थिंग। वो क्या ट्रेस को लाइक करते हैं, ट्रेस का मतलब होता है हल्की फुल्की चीज़ को पसंद करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसिस को वो डिसलाइक करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लानट, वो कहता है कि मान लीजिए, कंसिडर करिए कि इस प्लानट पे कितने 6 बिलियन पीपल हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड 10, अब द नेम ऑफ द रोज कितने 10 बिके, एंड 15 मिलियन कॉपीज, उसके 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी हैं, जबकि 6 बिलियन पीपल हैं। सो इन ए वे आई रीच ओनली, इस तरह से यदि हम देखें तो मैं एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक पहुंच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स, लेकिन निश्चित रूप से इस तरह के जो रीडर्स हैं, इस तरह के जो पाठक हैं, हु डोंट वांट ईजी एक्सपीरियंसेस, जो ईजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और वो हमेशा भी इस तरह की चीज़ें नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM, अब वो अपने बारे में बता रहा कि मैं शाम के 5 बजे होता है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद वॉच टेलीविजन, वो टेलीविज़न देखता हूँ, एंड वांट टू सी, और क्या देखना चाहता हूँ? आइदर मियामी वाइस, या तो एक प्रोग्राम का नाम है, या तो मैं मियामी वाइस देखना चाहता हूँ और इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ, यानी इन दोनों प्रोग्राम में से कोई एक देखना चाहता हूँ। आई एन्जॉयड इट, मैं इनका एंजॉय करता हूँ, एंड आई नीड इट, और मुझे इनकी ज़रूरत भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन सारे दिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं होती। मैं ये नहीं कि मैं सारे दिन इन्हीं को देखता रहूँ, हाँ, मुझे 9 बजे के बाद, डिनर करने के बाद इनकी ज़रूरत पड़ती है, मैं इनको एंजॉय करता हूँ। मुकुंद पूछता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद ए पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री? कहता है कि इसका कुछ इससे लेना देना है कि उसमें पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दिया हुआ है, इस चीज़ से, इस फैक्ट से कुछ इसका मतलब है? अम्बर्टो को कहते हैं दैट इज़ पॉसिबल, हो सकता है ऐसा कुछ हो, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, अनोदर स्टोरी, दूसरी कहानी बताना चाहूँगा। वो दूसरी कहानी क्या है? बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज, क्योंकि मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ, लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन जैसी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, जो मेरा अमेरिकन पब्लिशर है, सेड, उसने क्या कहा? वाइल द लव्ड माई बुक, जब वो मेरी बुक को पसंद करता था, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल, उसे अपेक्षा नहीं थी मोर देन 3000 कॉपीज़, कि 3000 से ज़्यादा कॉपीज इसकी बिक जाएंगे इन ए कंट्री, ऐसे देश में, वेयर नोबडी हैज़ सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज़ लैटिन, जहाँ किसी ने कैथेड्रल को नहीं देखा है और किसी ने लैटिन की स्टडीज़ नहीं की है, तो उसको अंदाज़ा था कि 3000 कॉपीज से ज़्यादा ऐसे देश में इसकी नहीं बिक सकती। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, इसलिए मैंने 3000 कॉपीज़ का एडवांस मुझे दिया गया था। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या हुआ? इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द US, और बाद में क्या हुआ? 2 से 3 मिलियन US में इसकी सेल हुई। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट के बारे में, बिफोर माइन, मेरी जो पुस्तक लिखी गई थी उससे पहले
कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ ए मिस्ट्री। वो कहता है कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन मेरी पुस्तक को इतना क्यों पसंद किया गया, मेरे नोवेल को इतना क्यों पसंद किया गया। वो कहता है ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, मेरे लिए भी एक रहस्य है कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उनको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली, उतने रीडर्स उनको नहीं मिले, उनको उतना एक्सेप्ट नहीं किया, एडमिट नहीं किया गया, लेकिन मेरी बुक को जो इतनी सक्सेस क्यों मिली, वो मेरे लिए भी हिस्ट्री है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। वो कहता है कि कोई भी इस बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि किस बुक को कितना लाइक किया जाएगा, कितना अप्रिशिएट किया जाएगा, कितना एडमिट किया जाएगा, तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। आई थिंक इफ़ आई हैड इट इन द नेम ऑफ रोज। अब कहता है कि यदि मैंने इस नेम ऑफ रोज को ईयर्स अर्लियर, या तो 10 ईयर्स अर्लियर लिखा होता, 10 ईयर्स लेटर, या 10 साल बाद लिखा होता, यदि मैंने भी द नेम ऑफ द रोज नामक नावल को जो मेडिवल पास्ट और हिस्ट्री पर बेस्ड था, यदि मैंने 10 ईयर्स पहले लिखा होता है, 10 ईयर्स लेटर लिखा होता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। शायद इसका सेम रिजल्ट नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ ए मिस्ट्री। और इसीलिए वो कहता है कि वाई इट वर्कड एट दैट टाइम, उसने उसी समय पर ये वर्क क्यों किया, दैट इज़ ए मिस्ट्री। ये मेरे लिए भी एक रहस्य है, क्योंकि बहुत सारे राइटर ने इस टॉपिक पर लिखा है, उनकी बुक्स को इतना अप्रूवल नहीं मिला है, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना मेरी बुक को मिला है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंटरव्यू। मुकुंद पद्मनाभन द हिंदू के जो रिपोर्टर थे, उन्होंने अम्बर्टो इको का लिया था। तो इंटरव्यू होता क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपने ये देखा, उसकी क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं ये देखा आपने, और एक फिर आपके सामने एक एग्जाम्पल था। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसको प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें। और स्टूडेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो की सहायता से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, फिर से एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।